अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम एक न्यू कोर्स का आगाज़ करने जा रहे हैं, अ कोर्स इन एब्स्ट्रैक्ट अलजबरा बाय विजय के खन्ना। ठीक है, तो इसका चैप्टर नंबर 1 सबसे पहला टॉपिक है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट ही चीज़ों को स्टार्ट करेंगे ताकि छोटी से छोटी वीडियो बन सके। ठीक है, तो अब ये देखें, इसका चैप्टर नंबर 1 के सबसे पहले सेट के बारे में बताया जा रहा है। अगर हम सेट थ्योरी के बारे में पढ़ें तो पूरी पूरी बुक लिखी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम उतनी चीज़ें ही कवर करेंगे जितनी कि इस बुक में नॉर्मल तौर पे बताई गई है। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें कि एक्स जो है इसको हम नाम देते हैं मेंबर। अगर एक्स हमारे पास एक मेंबर है या एलिमेंट है या फिर ऑब्जेक्ट है किसी सेट ए का। ठीक है, अगर एक्स हमारे पास मेंबर, एलिमेंट या ऑब्जेक्ट है किसी सेट ए का, तो हम लिखेंगे कि एक्स बिलोंग्स टू ए। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम पढ़ते हैं एक्स बिलोंग्स टू अ सेट ए, टू ए सेट ए। ठीक है, और इसी तरह अगर एक वाई एलिमेंट है जो कि बिलोंग नहीं करता, मेंबर नहीं है, एलिमेंट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है ए सेट का, तो हम लिखेंगे वाई डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसको कहेंगे वाई डज नॉट बिलोंग टू अ सेट ए, बिलोंग टू सेट ए। ठीक है, इस तरह ये दो वाली चीज़ें लिखते हैं। अब इस बुक की सॉफ्ट फॉर्म आपको इंटरनेट से इजीली अवेलेबल है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी जो बुक पे लिखा हुआ है उसी चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो मेंबर, एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स है ना, मेंबर्स, ठीक है, एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स जो हैं, एलिमेंट्स कह लें या ऑब्जेक्ट्स कह लें, इनको हम सिंपली तौर पे स्मॉल ए बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल ए बी सी कह लें। ठीक है, यानी कि ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी, सोन, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जी। ठीक है, स्मॉल। वो जिस तरह ये देखें यहाँ पे एक्स और वाई स्मॉल लिया था ना हमने। इसी तरह अगर बात की जाए तो सेट को डिनोट करने के लिए, सेट्स को डिनोट करने के लिए हम कैपिटल ए बी सी का यूज़ करते हैं। ठीक है, कैपिटल ए बी सी कह लें। ठीक है, कैपिटल ए बी सी, जैसे ए सेट हो गया, बी सेट हो गया, सी, इसी तरह सोन, एक्स सेट, वाई सेट, जी सेट। ठीक है ना, इस तरह। अब अगर दो सेट हमारे पास हो, तो अगर उनके एलिमेंट सेम हो, फ़र्ज़ किया मैंने एक सेट ले लिया 1, 3 और 2, और एक मैंने सेट ले लिया है 1, 2 और 3। ठीक है, तो इसमें देखें तो कौन कौन से मेंबर यूज़ हो रहे हैं, इसमें कौन कौन से एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं, 1, 2, 3, और इसमें भी 1, 2, 3। तो दोनों में एलिमेंट्स सेम है, तो मैं कहूँगा कि ये इक्वल सेट है। क्या है, इक्वल सेट्स है, इक्वल सेट्स हैं। तो आपकी बुक पे लिखा हुआ है कि टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल। दो सेट ए और बी को इक्वल कहा जाएगा अगर इफ़ दे कंटेन प्रिसाइजली द सेम एलिमेंट्स एंड वी राइट, अगर उनमें दोनों में सेम एलिमेंट्स हो, इनको हम इक्वल सेट कहेंगे। अगर ये ए सेट है, ये बी सेट है, तो हम कहेंगे ए सेट इक्वल है बी सेट पे। ठीक है, वो कहता है कि एक सेट को डिफरेंट वेज में डिस्क्राइब किया जा सकता है। जैसे अगर फ़र्ज़ किया है कि एक सेट ए है जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 और 6, अगर एक ए सेट में ये वाले एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो हम इस सेट को डिफरेंट तरह से लिख सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब ये देखें, अब इस सेट को लिखने की बहुत सी फॉर्म्स हैं, यानी कि बहुत सी फॉर्म से हम इस सेट को लिख सकते हैं। लेकिन मैंने पहले बताया कि जितनी हमारी बुक में, यानी कि बुक में जितनी चीज़ें लिखी होंगी मैं सिर्फ वही बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ बुक में लिखा हुआ है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। हम चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1, 2, और आगे सोन लगा के 6 तक। ठीक है, वो कहते हैं कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए सेट इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स सच डैट एक्स लेस दैन इक्वल टू 6। और यहाँ पे एन हमारे पास क्या है, एन हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, कहता है कि हम इस सेट को ऐसे भी लिख और भी नोटेशंस है, मैंने आपको बताया इतनी 6, 7, 10 बहुत सी फॉर्म्स में हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी बुक में बताई होंगी सिर्फ और सिर्फ हम वही चीज़ों को लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो कहता है कि अगर एक सेट ए में ये 6 मेंबर्स हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी। कहता है कि लास्ट वाली नोटेशन में वेयर एन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। कहता है लास्ट नोटेशन रीडिंग एज, लास्ट वाली नोटेशन को हम इस तरह पढ़ेंगे, दोज एक्स, एक्स वो वाले, इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स में से जो कि इस प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं। द लास्ट नोटेशन रीडिंग एज दोज एक्स इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विच सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी डैट एक्स लेस दैन इक्वल टू 6। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स के वो एलिमेंट एक सेट में आएंगे जो कि 6 या 6 से छोटे होंगे।
नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ना एक पॉइंट आता है, ये देखिए मैंने लिखा था 1 2 3 1 2 3, यानी कि ये सेट आपस में इक्वल है। अगर हम यहाँ पे देखें तो इनमें ना तरतीब जो है वो सीक्वेंस यानी कि मैटर नहीं करती है, यानी कि 1 को जहाँ मर्जी लिख दें, 2 को जहाँ मर्जी, सेट के अंदर ही 3 को जैसे मर्जी, ठीक है। तो ये नहीं कि यहाँ पे पहले 1 है तो यहाँ पहले 1 नहीं आए, 2 है तो 2 ही आए, 3 है तो 3 आए। सेट में एलिमेंट्स की तरतीब कुछ भी हो सकती है, ठीक है। पहली बात ये कि अगेन द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर रिटन इज़ इमटेरियल, तो ये लाइन लिखी हुई है कि ऑर्डर जो होता है एलिमेंट्स का ये आगे पीछे करके हम जैसे मर्जी लिख सकते हैं, ठीक है। वो उन्होंने एग्जांपल भी दिया कि ये इसका मतलब है कि ये दोनों सेट आपस में इक्वल है, ठीक है। अब ये उन्होंने कहा है कि हम सेट में एलिमेंट्स को रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि सेट की डेफिनेशन अगर हम पढ़ें तो होता है कि सेट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट हो, अपनी अपनी अलग पहचान रखते हो, ठीक है। तो इसमें एलिमेंट जो है हम रिपीट करके नहीं लिख सकते, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक ऐसे सेट की जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, तो इस सेट को हम कहते हैं वाइड या फिर नल सेट, वाइड या फिर नल या फिर एम्प्टी सेट, ठीक है ना, या फिर एम्प्टी सेट। और कोई भी दो एम्प्टी सेट ले लें वो आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, वो भी। और ये हमारे पास एक फाइनाइट सेट है, ठीक है, ये हमारे पास एक फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट किसे कहते हैं आगे हम डिस्कस करेंगे। अब इस खाली सेट को, वाइड सेट को, नल सेट को ज़ाहिर करने के लिए एक स्पेशल सिंबल है हमारे पास, इस तरह या आप इस तरह कह लें, ठीक है, ये वाले। अब ये दो सिंबल यानी कि यहाँ से आपको बता दूँ कि जैसे हमारी छोटी ABC होती है और जैसे हमारी बड़ी ABC होती है, वैसे ही ग्रीक लेटर्स भी छोटे और बड़े होते हैं। जैसे ग्रीक लेटर में ये सिग्मा छोटा है, ठीक है ना, ये छोटा सिग्मा है, और बड़ा सिग्मा लिखना हो तो ये वाला है। ग्रीक में ये हमारे पास छोटा पाई होता है, बड़े पाई की बात करनी हो तो ये वाला बड़ा पाई होता है। बिल्कुल इसी तरह ग्रीक में नल सेट के लिए, यानी कि ये छोटा है, ये कैपिटल है, तो हम छोटे या बड़े कैपिटल से जिससे मर्जी हम नल सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, ठीक हो गया। और दो एम्प्टी सेट हमेशा आपस में इक्वल होंगे। हाँ, अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं, फाइनाइट सेट कौन से होते हैं, फाइनाइट सेट कौन से होते हैं, अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं अगर वो फाइनाइट हो, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो है वो फाइनाइट हो, तो इन्हें हम फाइनाइट सेट कहेंगे। और इनफाइनाइट सेट किसे कहते हैं, जिसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो है वो इन्फिनिट हो, ठीक है, लिख देते हैं इन्फिनिट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हो, इन्फिनिट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स हो। तो फाइनाइट सेट की यहाँ पे एक ये भी लिखी गई है, वो कहता है कि अ सेट इज़ फाइनाइट, एक सेट को हम फाइनाइट सेट कहेंगे इफ़ आइदर इट इज़ एम्प्टी, अगर वो एम्प्टी सेट हुआ, आर हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, या उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हुए, ठीक है। एग्जांपल इसकी ये भी है कि कोई भी हमारे पास कोई सेट दिया गया है, फ़र्ज़ किया कि 1 2 3 और सो ऑन 1000 तक, ठीक है। तो अगर हम देखें तो अगर हम नेचुरल नंबर के थ्रू काउंटिंग करना स्टार्ट करें, ये पहला दूसरा तीसरा, तो एक स्टेज पे जाके ख़त्म हो गया है। तो जब एक ख़ास स्टेज पे जाके सेट के एलिमेंट्स ख़त्म हो जाएं तो वो हमारे पास फाइनाइट सेट होता है। लेकिन अगर चलते जाएं एक ख़ास स्टेज पे ना जाकर रुकें तो उनको फिर हम इन्फिनिट सेट कहते हैं। जैसे यहाँ पे इंटीजर्स की एग्जांपल दी गई है, 0 +-1 +-2, और यहाँ पे देखें तो जब हम इसको काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो ये चलते जा रहे हैं, एक खास स्टेज पे जाके नहीं रुक रहे, तो ये हमारे पास इन्फिनिट सेट के एग्जांपल है, ठीक है, ये इन्फिनिट सेट होगा, ठीक है। ये क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स, इन्फिनिट सेट की एग्जांपल है, और ये हमारे पास फाइनाइट सेट के एग्जांपल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक ख़ास स्टेज पे जाके ये ख़त्म हो रहे हैं, रुक रहे हैं। अब इसके अलावा कहा जाए कि ऐसा रैशनल नंबर, यानी कि x एक ऐसा रैशनल नंबर बताइए कि इसका आंसर स्क्वायर रूट 2 आए, ठीक है, स्क्वायर रूट 2 आए, जबकि p और q जो है वो इंटीजर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। x क्या है, x हमारे पास रैशनल नंबर होगा, ठीक है, x जो है वो रैशनल नंबर होगा, यानी कि एक ऐसा नंबर आप बताएं कि जिसका स्क्वायर रूट 2 आए, ठीक है। तो ऐसा कोई भी रैशनल नंबर नहीं होता, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट एक इरेशनल है, वो रैशनल में आ ही नहीं सकता, तो इसका आंसर एक खाली सेट होगा, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक फाइनाइट सेट है, ये भी हमारे पास एक फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट की डेफिनेशन यही है कि एम्प्टी सेट या फिर ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो है वो फाइनाइट हो, ठीक है। तो ये वाले। अब हमारे पास एक होता है ऑर्डर ऑफ सेट, ठीक है, ऑर्डर ऑफ सेट। तो ऑर्डर ऑफ सेट, अगर हमारे पास एक सेट S है जिसमें अपने तौर से मैं एग्जांपल लेता हूँ कि इसमें 3 एलिमेंट है A B और C, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ सेट को हम इस तरह लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ सेट S। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं S की कार्डिनलिटी, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन X S, ठीक है। तो इन तीनों का आंसर क्या आएगा, इन तीनों का आंसर हमारे पास आएगा 3। क्यों, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर ऑफ अ सेट भी 3 है, 3 एलिमेंट है, कार्डिनलिटी भी से कहते हैं
3 एलिमेंट्स हैं, और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन एक्स एस ये भी हमारे पास 3 है। नेक्स्ट हमारे पास एक न्यू चीज़ आ गई है सबसेट्स, ठीक है। बुक में अब हेडिंग लगी हुई है सबसेट की। वो कहता है कि अ सेट ए इज़ कंटेन्ड इन अ सेट बी, ठीक है। सेट ए इज़ कंटेन्ड इन आ सेट बी, इन ए सेट बी। अगर सेट ए जो है वो बी में कंटेन है तो हम कहेंगे कि ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी। इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी। ये किस वक्त होगा, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ इन बी, ए इज़ इन बी। अगर ए का हर एक एलिमेंट बी में मौजूद है तो फिर हम ये वाली नोटेशन लिखेंगे। और इस नोटेशन को हम क्या पढ़ेंगे, हम इस नोटेशन को 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। पहला ये कि ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ए जो है वो बी का सबसेट है। हम इसको ये भी पढ़ सकते हैं बी इज़ ए सुपरसेट ऑफ ए, ठीक है। हम ये भी पढ़ सकते हैं बी इज़ ए सुपरसेट ऑफ ए, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। वैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखी तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर ए की वैल्यू मैंने 1 2 3 ये ले ली, और बी की वैल्यू भी मैंने 1 2 3 ले ली, ठीक है। 2 केसेस समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू ले ली 1 2 3, और यहाँ पे मैंने बी की वैल्यू ले ली 1 2 3 4, ठीक है, ये वाली। अब यहाँ पे देखें, ए का हर एक एलिमेंट बी में है, यानी कि 1 है 2 है 3 है, तो मैं कहूँगा ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है, या बी इज़ ए सुपरसेट ऑफ ए। यहाँ भी ए का हर एक एलिमेंट बी में है तो मैं कहूँगा ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ 1 2 3, और बी की मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ भी ए का हर एक एलिमेंट बी में है तो मैं लिखूँगा ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। यानी कि अगर ए का हर एक एलिमेंट बी में मौजूद है तो मैं कहूँगा ए इज़ कंटेन्ड इन बी, तो ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी, या बी इज़ ए सुपरसेट ऑफ ए। वो कहता है इफ़ इन एडिशन, अगर इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया जाए, इसमें क्या ऐड कर दिया जाए, इसमें कह दिया जाए कि ए का हर एक एलिमेंट बी में है, लेकिन बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ए में ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ए का हर एक एलिमेंट तो बी में था, लेकिन बी में कोई एडिशन एलिमेंट नहीं है, तो इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, ठीक है, ऐसे ही ठीक है। ये कहता है कि ए का हर एक एलिमेंट बी में है, लेकिन बी में एक ऐसा एलिमेंट आ गया जो ए में नहीं है, तो फिर इसके लिए हम लिखेंगे ए इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। इसको कहते हैं प्रॉपर सबसेट, ठीक है। इस तरह यहाँ पे देखें तो ए का हर एक एलिमेंट बी में तो है, लेकिन बी में कम से कम एक एलिमेंट या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि ए में नहीं है, यानी कि बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो फिर हम लिखेंगे ये भी ए इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, और इसके लिए भी अलामत यही यूज़ होगी, ठीक है। ये इक्वल टू नीचे नहीं आएगा, बाकी ये वाली डिफरेंस का पता चल गया। अगर ए का हर एक एलिमेंट बी में है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, तीनों को हमने ऐसे लिख लिया था, ठीक है। लेकिन इन एडिशन हमने एक और चीज़ पढ़ी कि अगर बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हुए तो फिर हम इसके लिए ये नोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें कि वो कहता है कि अगर कोई सेट है, अगर हमारे पास ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए कंटेन है बी में, ए का हर एक एलिमेंट बी में है, और बी इज़ ए सबसेट ऑफ ए, और बी का हर एक एलिमेंट ए में है, यानी कि इसका मतलब क्या है, ए कंटेन इन बी, ए कंटेन इन बी, ठीक है। ए का हर एक एलिमेंट बी में है, और यहाँ पे इसका मतलब क्या है, बी कंटेन इन ए, बी कंटेन इन ए, और ए बी का हर एक एलिमेंट ए में है। तो देखें ए का एलिमेंट हर एक बी में है, बी का हर एक एलिमेंट ए में है, तो ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी इज़ ए सबसेट ऑफ ए इन कंटेन इन बी इज़ कंटेन इन ए। तो हम लिखेंगे कि अगर ए बी का सबसेट है एंड बी जो है वो ए का सबसेट है, तो हम कहेंगे कि ए और बी आपस में इक्वल होंगे। तो ये देखें आपस में इक्वल है, ठीक है। अगर ए का हर एक एलिमेंट बी में है, बी का हर एक एलिमेंट ए में है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, इक्वल सेट्स है। और ये क्राइटेरिया होता है चेक करने का कि अगर ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, फिर हम दोनों सेट को इक्वल कह दिया करेंगे। अब ज़रा सी लाइट ऑफ है तो मेरे लिए लेक्चर को कंप्लीट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, तो पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि मैंने आप लोगों को बतानी थी। क्योंकि साथ सॉफ्ट फॉर्म में बुक थी ना, तो बुक से रीडिंग कर करके आपको साथ साथ बताई जा रहा था ताकि कोई चीज़ मिस ना हो, ठीक है। तो अब भी चीज़ें बताऊँगा, लेकिन थोड़ी एक्स्ट्रा बता दूँ या मिस हो जाए तो इसके लिए थोड़ी सी माजरत है। क्यों, बुक इसी वजह से साथ सॉफ्ट फॉर्म में थी कि टू द पॉइंट बुक तक ही रहूँ, ना बुक से एक्स्ट्रा जाऊँ ना बुक से कम हो, ठीक है। लेकिन अब इसको हम कंप्लीट करते हैं। जिस तरह भी लाइट ऑफ है तो सॉफ्ट फॉर्म ऑफ यानी कि बुक को मैं एक्सेस नहीं कर सकता। आप देखें इसमें जहाँ तक मुझे पता है तो नेक्स्ट हमारे पास आता था यूनियन, ठीक है। यूनियन सेट का यूनियन क्या होगा,
तो अगर हमारे पास ए और बी दो सेट हों, ए और बी दो सेट हों, तो ए यूनियन बी भी एक सेट ही हुआ करेगा, ठीक है। और उस सेट में एक्स एलिमेंट्स होंगे और वो एक्स जो है वो ए से भी बिलोंग करे या फिर वो बी से भी हो और या फिर दोनों में से भी हो, ठीक है। या फिर यहाँ पे लिख दें आर बोथ, ठीक है। ये चीज़ क्या है मैं समझाता हूँ अभी। इंटरसेक्शन की अगर बात करें, इंटरसेक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास आता है ए इंटरसेक्शन बी और इसमें वो एलिमेंट्स हो सच डैट कि वो एलिमेंट ए में से भी हो एंड वो एलिमेंट जो है बी में से भी हो, ठीक है। और तीसरे नंबर पे हमारे पास आता था डिफरेंस, ठीक है। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता था डिफरेंस। तो डिफरेंस हमें क्या कहता है, ए माइनस बी ये एक ऐसा सेट होगा कि जिसमें ए के एलिमेंट हो बट बी के एलिमेंट ना हो, ठीक है। या आप बट की जगह या कोमा लगा हुआ था बुक में तो मैं वो कोमा ही लगा देता हूँ, बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तो देखें कि इसकी एग्जांपल यहाँ पे आपकी बुक पे एग्जांपल भी दी गई थी, एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। आपकी बुक पे एग्जांपल नंबर 1 भी दी गई थी। एग्जांपल नंबर 1 में ए की वैल्यू जो थी वो 1 2 3 थी और बी की वैल्यू थी हमारे पास 3 4 और 5, ठीक है ना, ये वाली वैल्यूज़ थी। अब देखें सबसे पहले हम इसका यूनियन फाइंड करते हैं। यूनियन फाइंड, यूनियन इसमें इसका मतलब क्या है कि ए यूनियन बी का आंसर भी एक सेट ही आएगा। कौन सा सेट आएगा, जिसमें ए के भी एलिमेंट हो और बी के भी या फिर बी के भी, ठीक है। तो ए के एलिमेंट भी आए या बी के भी या दोनों के भी हो, ठीक है। तो इंग्लिश में अगर हमने पढ़ना हो द ए यूनियन बी इज़ द सेट इन विच एलिमेंट्स ऑफ ए एज वेल एज एलिमेंट्स ऑफ बी, जिसमें ए के एलिमेंट्स भी आए बी के एलिमेंट्स भी आए दोनों वाले भी हों, ठीक है। तो ये हमारे पास देखिए तो 1 2 3 ए वाले एलिमेंट आ गए, 3 4 5, तो 3 को हम रिपीट नहीं कर सकते कि सेट में रेपिटेशन नहीं होती, तो 4 5 भी आ गया। तो इसमें देखें तो ए के एलिमेंट भी आ गए बी के भी एलिमेंट आ गए, ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है दोनों वाले, तो दोनों में 3 आ रहा था, 3 भी आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास यूनियन होता है। इंटरसेक्शन की बात करें, यूनियन दोबारा समझ लें, एलिमेंट ऑफ ए एज वेल एज एलिमेंट ऑफ बी, ए के भी एलिमेंट बी के भी एलिमेंट। ए इंटरसेक्शन बी में कहता है एंड ऐसे एलिमेंट हमने लिखने हैं जो कि ए में भी है और बी में भी है। तो ऐसा एलिमेंट कौन सा है, ऐसे कौन से एलिमेंट है जो कि ए में भी है बी में भी, तो सिर्फ और सिर्फ 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ए में भी है बी में भी। तो ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आएगा। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर एक सेट आएगा जिसमें सिर्फ वही एलिमेंट होंगे जो कि ए और बी दोनों में है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम बात करते हैं ए माइनस बी की, तो वो कहता है कि ए माइनस बी यानी कि डिफरेंस में वो एलिमेंट आएंगे जो कि सिर्फ एक्स में है और जो कि सिर्फ ए सेट में है बी में नहीं है। तो इसमें देखें तो ये ए में है बी में तो नहीं ना है 1, तो हमने लिख दिया, ठीक है। और इसके अलावा देखें तो 2 जो है ये बी सेट में तो नहीं ना है, तो ये भी हमने लिख लिया। ए सेट के वो एलिमेंट लिखने हैं जो बी में नहीं। अब देखें 3 तो इसमें है तो हम 3 नहीं लिखेंगे और इसके अलावा ए के कोई एलिमेंट ही नहीं है तो हमने इस तरह लिख दिया, ठीक है ना। ये हमारे पास ए माइनस। अब अगर मैं बी माइनस ए फाइंड करना चाहूँ तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि बी के वो एलिमेंट हमने लिखने हैं जो कि ए में नहीं है। तो बी का एलिमेंट नंबर 3, तो 3 एलिमेंट इसमें है, बी का एलिमेंट एक 3 है, 3 इसमें है तो हम नहीं लिखेंगे। हमने वो एलिमेंट लिखने हैं जो कि बी में हो लेकिन ए में ना, तो वो हमारे पास 4 और 5 आएगा। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या कि ए माइनस बी का आंसर जो है, ए माइनस बी का आंसर जो है वो इक्वल नहीं आता बी माइनस ए के। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 2 आंसर आ रहा है, यहाँ पे 4 5 आ रहा है। हाँ ये कह सकते हैं कि जितने ए माइनस बी में कॉमन होंगे उतने ही बी माइनस ए में कॉमन है, लेकिन ये सेट कभी भी आपस में इक्वल है नहीं आएंगे, ठीक हो गया। अब देखें अगर हम ए यूनियन बी लें या फिर बी यूनियन ए लें, इसका आंसर भी सेम आया करेगा, ठीक है। इसमें अगर हम ए इंटरसेक्शन बी लें या फिर बी इंटरसेक्शन ए लें, इसका आंसर भी सेम आया करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ए माइनस बी और बी माइनस ए इन जनरल आपस में सेम नहीं होते, ठीक हो गया। अब आगे यहाँ पे देखें तो अगर मैं कहूँ, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं कहूँ आपको कि बी का कम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है, ठीक है। इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं, ऐसे भी। अगर बी का कम्प्लीमेंट, तो आपको पता है कि यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं बी को माइनस कर दूं तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, कम्प्लीमेंट आ जाता है। अगर यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में ए लेके चलूँ, यानी कि अगर यहाँ पे मैं यूनिवर्सल सेट ए लेके चलूँ तो ये ए माइनस बी बन जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने यूनिवर्सल सेट ए ले लिया है। तो ये हमारे पास ए माइनस बी क्या हुआ, बी का कम्प्लीमेंट हुआ
उस वक़्त जब हमने यूनिवर्सल सेट ए को लिया था। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बी इज़ द कम्प्लीमेंट, बी इज़ द कम्प्लीमेंट, बी इज़ द कम्प्लीमेंट इन सेट ए। ठीक है, ए सेट में ये बी का कम्प्लीमेंट है। ए सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट। ठीक है, बी सेट ए सेट में कम्प्लीमेंट है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बी माइनस ए लिखूँ तो हमारे पास ए कम्प्लीमेंट होगा बी सेट में। ठीक हो गया, तो यहाँ से कम्प्लीमेंट की भी समझ आ गई। यू की जगह हमने सिर्फ और सिर्फ ए लिखा है, यानी कि ये हमने ए माइनस बी लिख दिया है, यानी कि यू जो है हमने इसको ए कर दिया है। अब यहाँ पे सबसेट के रिलेटेड एक छोटी सी बात रह गई थी, वो ये वाली थी कि अगर खाली सेट की बात करें तो वो हमेशा सबसेट होता है ए का, और ए जो है ये भी हमेशा सबसेट हुआ करेगा ए का। ठीक है, इसका क्या मतलब है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखें, अगर हमारे पास एक ए सेट है ना 1 और 2, ठीक है, अगर हम इसके सबसेट लिखना चाहें तो नंबर ऑफ़ सबसेट कितने होते हैं? 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए। ठीक है, या 2 रेज़ टू पावर ए की कार्डिनलिटी। तो ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 हैं, तो इसके 4 सबसेट बनेंगे। कौन कौन से? एक खाली सेट बन जाएगा, एक हमारे पास ये वाला सेट बन जाएगा, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो ये एग्जांपल दे रहा हूँ खुद ताकि ये वाली चीज़ मैं आपको समझा सकूँ। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास क्या है? खाली सेट है। ये हमारे पास एक सेट ये वाला है, ये वाला सेट है, और ये हमारे पास ए सेट है। अब ये सारे के सारे सेट क्या है? ये छोटे सेट हैं, सबसेट है इस वाले के। ठीक है, लेकिन ये वाला जो है, ये वाला ये दोबारा ए सेट के इक्वल आ गया है। ठीक है, तो हर कोई अपने आप के सबसेट होता है, और खाली सेट भी इसका सबसेट है। खाली सेट भी हमेशा सबसेट हुआ करेगा। ठीक है, लेकिन इन दोनों की बात करें, ठीक है, तो अगर मैं इसको A1 का नाम दे दूँ, इसको A2 का नाम दे दूँ, ठीक है, इसको A1 A2 का, ये जो हमारे पास पहले 3 है ना, 1 2 3, पहले 3 जो है ये हमारे पास प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, पहले 3 जो है ये हमारे पास प्रॉपर सबसेट्स हैं। क्यों? क्योंकि इससे एक्स्ट्रा एलिमेंट ए में पड़े हुए हैं। ये ए में तो है लेकिन ए में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं। ये ए में तो है लेकिन ए में इससे भी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं। तो हमने कहा था कि अगर यानी कि ये चीज़ें इसमें कंटेन करती हैं और जिसमें कंटेन करती है उसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं, तो फिर हम कहेंगे ये जो है ये प्रॉपर सबसेट है इसका। लेकिन इसमें देखें तो इसके हर एक एलिमेंट इसमें है, तो इसका मतलब क्या है कि ये सबसेट है इसका। ये भी सबसेट है लेकिन प्रॉपर सबसेट है। ठीक हो गया, अब ये वाली चीज़ आपको समझा दी। ए इज़ ए सबसेट ऑफ ए एंड ए इज़ ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये ना भी लगाएं तो ये फिर भी काम करेगा। ठीक है, इन सभी के लिए सबसेट भी कह सकते हैं, लेकिन ये स्पेशल प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, लेकिन इसको हम प्रॉपर नहीं कह सकते, ये सबसेट ही रहेगा अकेला। ठीक है, हाँ कई बुक्स में इसको इम्प्रॉपर सबसेट लिखा होता है। अब यहाँ हम आपकी बुक पे थ्योरम नंबर 1 है जिसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो उनको हम लेके चलते हैं। थ्योरम नंबर 1, ठीक है, इसमें सबसे पहला थ्योरम ये आता है, यानी कि अगर हमने ए बी सी 3 सेट लिए, ए बी सी क्या है 3 सेट्स लिए, ठीक है, वो कहता है कि आप ए का ए के साथ इंटरसेक्शन लें। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि दोनों में कॉमन चीज़ें, तो दोनों सेट एक जैसे हैं तो कॉमन सारा सारा आएगा, यानी कि ए सेट आ जाएगा। ठीक है, अगर आप दोनों का यूनियन लें तो यूनियन में कौन से होते हैं? ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है वो भी एलिमेंट, तो ये भी आंसर ए आ जाएगा। ठीक है, इसके एलिमेंट है तो ए के ही एलिमेंट। ठीक है, इसका दूसरा थ्योरम आता है कि अगर आप ए सेट और खाली सेट का जो है इंटरसेक्शन लें, तो किसी भी सेट का खाली सेट से इंटरसेक्शन लें तो आंसर खाली सेट ही आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एलिमेंट ही नहीं है। तो जो चीज़ें कॉमन होती हैं वो, यानी कि इंटरसेक्शन का आंसर वो आता है जो दोनों में कॉमन है। तो जब इसमें एलिमेंट ही नहीं है, कोई कॉमन ही नहीं होगा, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, और यूनियन में बात करें तो जो बड़ा सेट है ना वो यूनियन में आता होता है। मतलब ये है कि इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो सारा आंसर यही आ जाएगा, क्योंकि सारे एलिमेंट्स इसी के आ जाएंगे, तो ये ए यूनियन खाली सेट आंसर आ जाएगा ए। बस बाकी जो इसका तीसरा थ्योरम वो है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आ जाएगा बी इंटरसेक्शन ए के। ये मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है। ठीक है, ये मैंने बताया हुआ है। फिर इसके बाद लिखा हुआ है कि ए यूनियन बी का आंसर आ जाएगा बी यूनियन ए का, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, ये वाली चीज़। ठीक है, नेक्स्ट वो कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आएगा ना वो ए का सबसेट होगा और सबसेट होगा, और ये वाली चीज़ सबसेट होगी इसकी। ठीक है, तो ये मैं आपको छोटी सी यहाँ पे ना बस समझाता हूँ, लेकिन बुक में इस तरह लिखा हुआ है। आप चाहें तो इससे एक और रिज़ल्ट निकाल सकते हैं, कौन सा? ये वाला कि ए इंटरसेक्शन बी जो है ये सबसेट होगा बी का और ये सबसेट होगा, यानी कि बी के लिए भी आप इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूँ।
वैन डायग्राम से थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा वैन डायग्राम के ज़रिए। वैसे ये एग्जांपल यहाँ पे बुक में दी तो नहीं हुई, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना। फ़र्ज़ किया ये ए सेट है, ये हमारे पास बी सेट है, ठीक है। तो ये वाला जो दरमियानी हिस्सा होगा ना, ये ए इंटरसेक्शन बी होगा, क्योंकि ये दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। और ये जो मुकम्मल होगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जो मुकम्मल है, ये वाला जो मुकम्मल है, ये हमारे पास ए यूनियन बी होगा, ठीक है। ये ए सेट इतना है, ये बी सेट इतना है, ये दरमियान वाला जो कॉमन पोर्शन है ये ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो चीज़ आ रही है ये ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर थोड़ा सा मैं बना भी देता हूँ, यानी कि जो इस तरह की चीज़ आ रही है ये ए यूनियन बी, इस तरह की जो चीज़ आ रही है वो ये वाली है, ए सेट बी सेट आपके सामने है, ठीक है। अब ये देखें, वो कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ये जो दरमियानी हिस्सा है, ये वाला दरमियानी हिस्सा वो सबसेट है बी का। तो ये देखें, ये छोटा सा हिस्सा इस पूरे हिस्से का हिस्सा है, यानी कि ये चीज़ कंटेन करती है इसमें। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक लिखी हुई है इतनी। इस बात पे देखें तो ये इस तरह था, यानी कि ये ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ये जो छोटा हिस्सा है ये इस पूरे हिस्से में आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। तो यानी कि ये बात भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। अब ये कहता है कि ये जो ए है और जो बी है ना, यानी कि ये जो बी सेट है ये इस पूरे का हिस्सा है, तो इस पूरे का हिस्सा ये वाला है, तो सही, ठीक है, ये भी ठीक लिखी हुई है। अगर हम इसकी बात करें, इस वाली की, तो ये जो ए सेट आ रहा है, ये जो ए सेट आ रहा है ये इस पूरे यूनियन वाले का हिस्सा है, तो ये भी ठीक लिखी हुई है, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा वैन डायग्राम से आपको समझा दिया। नेक्स्ट थ्योरम देखें, तो नेक्स्ट थ्योरम नंबर 4 यहाँ पर मैं बता देता हूँ, वो है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ किसे कहते हैं कि हम ब्रैकेट्स को चेंज कर सकते हैं, यानी कि अगर ये वाली चीज़ बी और जी, पहले बी सी का यूनियन ले फिर ए के साथ, या फिर पहले ए और बी का यूनियन ले फिर उसे सी के साथ अप्लाई करें, आंसर सेम आएगा। इसी तरह इंटरसेक्शन में, यानी कि पहले बी और सी का इंटरसेक्शन ले फिर ए के साथ, या फिर पहले हम ए के साथ बी का इंटरसेक्शन ले लें बाद में सी के साथ, ठीक है। तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट थ्योरम जो है थ्योरम नंबर 5 और 6, तो इनका प्रूफ भी करवाया हुआ है, अब हम उसको लेके चलते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास 2 थ्योरम आते हैं, थ्योरम नंबर 5 और 6। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है यूनियन में, और ये यूनियन डिस्ट्रीब्यूट होगा इंटरसेक्शन में। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, तो ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा, और यहाँ पे ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी आ जाएगा, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो इसमें 5वें वाले का प्रूव करते हैं, ठीक है, 5वें वाले को हम प्रूव करते हैं, ठीक है। तो प्रूव करने के डिफरेंट वेज हैं, जैसे मैंने ये वैन डायग्राम से भी किया था, लेकिन आपकी बुक पे जो चीज़ है ना प्रॉपर हम उसको लेके चल रहे हैं, मैंने अगेन बता रहा हूँ, ठीक है, ये वाली चीज़। तो चलिए जी इसको प्रूव करते हैं। प्रूव कैसे करेंगे, देखें 5वें वाला क्या है, 5वें वाली ये वाली सारी चीज़ है, यानी कि ये वाली चीज़ है ना 5वें वाली, हमने ये वाली चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है ना, ये वाली चीज़ प्रूव करनी है, ये वाली। तो एट द एंड इसका आंसर भी एक सेट आता है, इसका आंसर भी एक सेट आता है। हमने साबित करना है कि ये सेट इस सेट के इक्वल है। तो यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर हमने साबित करना हो कि एक्स सेट बराबर है वाई सेट के, तो 2 कंडीशंस होगी। पहली क्या कि एक्स इज़ ए सबसेट ऑफ वाई का, और वाई इज़ ए सबसेट ऑफ एक्स का, ठीक है। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो हम कहेंगे दोनों सेट आपस में इक्वल है। इसी तरह अगर ये सेट इसका सबसेट हुआ, ये सेट इसका सबसेट हुआ, तो हम कहेंगे ये दोनों आपस में इक्वल है। यानी कि इसके लिए भी 2 कंडीशंस होगी। पहली कौन सी कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी जो है ये सबसेट हो किसका, ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का, ठीक है। और दूसरा ये कि ये वाली चीज़ जो है, यानी कि ये वाली जो चीज़ है ये सबसेट हो किसका, इस वाली का, ठीक है, बी यूनियन, यहाँ पे आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का, ठीक है। तो चलिए आइए इसको प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक एलिमेंट एक्स ले लेते हैं इसमें से, ठीक है ना, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में से ये हमने एक एलिमेंट ले लिया। अब यहाँ पे आप 2 लफ्ज़ याद रखें, यूनियन का मतलब होता है आर। यूनियन जो है इसके लिए ये वाला है, और इसका मतलब होता है आर, यानी कि या। और अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें तो इसके लिए ये वाला यूज़ होता है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा आपको, यहाँ पे लिख देता हूँ ये वाला, ठीक है। और इसका मतलब होता है एंड, यानी कि और, ठीक है, और। तो देखें अब ये वाली चीज़ें लाजमी याद रखिएगा। अब देखें ये एक्स बिलोंग करता है, इसमें से हमने एक एलिमेंट ले लिया है इसमें से, ठीक है। अब ये क्या होगा, इसका मतलब है एक्स बिलोंग करता है ए में से, एंड एक्स बिलोंग करता है इसमें से, ठीक है। यानी कि इसका मतलब है कि एक्स ए में से भी बिलोंग करता है, एक्स इनमें से भी बिलोंग करता है। ये चीज़ तो वैसे ही आ जाएगी,
एंड अब बी यूनियन सी का मतलब है कि एक्स या बी से बिलोंग करता है या सी से, क्योंकि या यानी कि आर, ठीक है। तो एक्स बिलोंग करेगा बी में से, आर एक्स बिलोंग करेगा सी में से, ठीक है। अब देखिए ए से तो लाजमी करता है, या इसमें से करेगा या इसमें से, ए में से तो लाजमी करेगा और बी में से होगा, या फिर ए में से तो लाजमी करता है और सी से होगा, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। मतलब कहने का क्या है, देखो मैं कहता हूँ कि ये जो है, यानी कि ये मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है। मैं कहता हूँ कि दो लोग मेरे पास आए हैं, कितने, दो लोग आए हैं। ये ए तो लाजमी है, अब उसके साथ या बी होगा या सी होगा, ठीक है। ए तो लाजमी आया है, या उसके साथ बी होगा या सी होगा। तो ये भी तो मैं लिख सकता हूँ कि ए के साथ बी आया है या फिर ए के साथ सी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या था, ए के साथ या बी आया या सी, तो यहाँ पे लिखता हूँ ए बी आया है या ए सी आया है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह मैंने लिख दिया इसको। ये देखें, ए आया है लाजमी और इसके साथ बी आया होगा, या फिर ए आया है लाजमी उसके साथ सी आया होगा। तो दोबारा इसको बंद करें तो ये एक्स बिलोंग करेगा ए, एंड की जगह पे इंटरसेक्शन और बी, ठीक है। और ये दरमियान में आ गया आर, और एक्स बिलोंग करेगा ए, एंड की जगह पे इंटरसेक्शन, और ये आ गया सी, ठीक है। तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, और ये आर की जगह पे यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो हमने साबित कर दिया कि एलिमेंट हम इसका लेके गए थे, वो आंसर इसका भी आ गया, यानी कि वही एलिमेंट इसमें से भी बिलोंग कर गया। हैंस ये वाली चीज़ सबसेट है इसका, यानी कि जो एलिमेंट यहाँ से आ रहा है वही एलिमेंट्स यहाँ इसमें भी है, तो ये चीज़ सबसेट है इसका। तो ये पहली चीज़ हमने प्रूव कर दी कि ये वाली चीज़ इज़ ए सबसेट ऑफ ये, यानी कि हम लिखेंगे ये वाली चीज़, ठीक है, इज़ ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब हम साबित करेंगे कि ये वाली चीज़ इसका सबसेट है, ठीक है, यानी कि अब दूसरी कंडीशन फुलफिल करेंगे। अब हमने एक एलिमेंट वाई ले लिया इसमें से, ठीक है। तो देखें, अब इसको लिखेंगे वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, या वाई इसमें से बिलोंग करेगा आर, इसका मतलब आर है ना, या फिर वाई जो है इसमें से बिलोंग करेगा, ठीक है। अब इसको देखें कि वाई बिलोंग करेगा ए एंड बी में से, या फिर वाई बिलोंग करेगा ए एंड सी में से, ठीक है। अब ए और बी में से बिलोंग करेगा या ए और सी में से। यहाँ से हमें पता चलता है ए और बी में होगा या फिर ए और सी में। ए में तो पक्का होगा क्योंकि यहाँ भी लिखा हुआ है ए या बी में होगा, ए या सी में, तो हमें पता चल गया ए में तो लाजमी होगा, एंड बी या सी में होगा। देखे ना, वाई ए में भी है, ए में भी है, तो यहाँ से पता चल गया वाई ए में तो है। अब वो कहता है ए के साथ बी में होगा या फिर ए के साथ सी में, तो हम लिखेंगे ए में तो पक्का है, तो वाई या तो बी में से होगा या फिर सी में से। तो ये हमारे पास वाई बिलोंग्स टू ए आ गया, एंड वाई बिलोंग्स टू बी, और आर की जगह यूनियन आ गया। तो ये हमारे पास आ गया वाई बिलोंग्स टू, एंड की जगह हम इंटरसेक्शन यूज़ करते हैं, बी यूनियन सी आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमने साबित कर दिया कि ये जो है इसका एलिमेंट उठाया था इसमें आ गया, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इसका एलिमेंट जो है इसमें से आ गया, यानी कि ये इसका सबसेट है। तो ये देखिए दूसरी कंडीशन भी फुलफ़िल हो गई, ये पहली दूसरी कंडीशन फुलफ़िल हो गई। तो हम लिखेंगे बाय 1 एंड 2, तो हमने साबित कर दिया कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी जो है ये इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना। तो इस बिना पे हमने ये 5वां थ्योरम जो है वो प्रूव कर दिया। बिल्कुल इसी तरह, या उन्होंने कहा कि एक्सरसाइज पे छोड़ देते हैं 6 वाले को, ये एक्सरसाइज पे करिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है नेक्स्ट थ्योरम नंबर 2, जो कि है डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। ये लॉ हम बचपन में पढ़ के आए थे। इसका जो पहला वो ये है कि अगर हम यूनियन में कंप्लीमेंट लें, तो अगर हम इस कंप्लीमेंट को लैदा करें तो ये इंटरसेक्शन में आ जाता है, ठीक है। और इसी तरह दूसरा ये है कि अगर हम इंटरसेक्शन में कंप्लीमेंट लें होल का, तो अगर हम इसे लैदा करें तो ये यूनियन में आ जाता होता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं यूनिवर्सल सेट एक्स लेके चलूँ, यूनिवर्सल सेट एक्स लेके चलूँ, तो फिर ये वाली चीज़ क्या बनेगी, ये देखें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि अगर देखें कि मैं ए का कॉम्प्लीमेंट लेके चलूँ तो ये यू माइनस सी होता है, ठीक है, आपको पता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि नहीं, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट यू नहीं एक्स यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो फिर हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स माइनस ए, बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स माइनस बी, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स माइनस ए यूनियन बी, ठीक है। और इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स माइनस ए इंटरसेक्शन बी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सल सेट एक्स यूज़ हो रहा है, ठीक है, आपकी बुक में यूनिवर्सल सेट एक्स यूज़ किया गया है। ये देखें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन किसके इक्वल होगा, ये वैल्यूज रिपीट करें तो आ जाएगा एक्स माइनस ए यूनियन बी,
और इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास x माइनस ए और इंटरसेक्शन x माइनस बी। इसी तरह ये वाली चीज़ क्या बनेगी, होल का इंटरसेक्शन है तो ये हमारे पास x माइनस ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट x माइनस ए और आगे यूनियन है बी का कॉम्प्लीमेंट x माइनस बी आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इनका हम प्रूव करेंगे। ठीक है, इनका अब हम प्रूव करेंगे, इनका हम प्रूव करेंगे। तो पहले वाले को प्रूव करते हैं। ठीक है, पहले वाले को प्रूफ नंबर वन। ठीक है, पहले वाले को प्रूव करते हैं। तो इसमें भी सिर्फ यही है कि ये हम साबित करवा देंगे ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है। ठीक है, तो पहले इसको लेके चलते हैं। देखें, हम एक एलिमेंट ले लेते हैं x, कहाँ से, x माइनस ए यूनियन बी में से। ठीक है, ये हमने ले लिया। तो इसका मतलब क्या है, देखें a माइनस बी लिखा हो ना, तो इसका मतलब होता है कि a में से बिलोंग करता है लेकिन b में से नहीं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ लिखी हुई है तो इसका मतलब है x a में से है, x जो है वो यूनिवर्सल में से है लेकिन इसमें से नहीं है। ठीक है, इसमें से नहीं है। अब इसका मतलब क्या है, x में से तो होगा, इसमें से नहीं है। इसका मतलब है कि ना तो x a में से भी नहीं है और x जो है वो b में से भी नहीं है। ठीक है, x a में से भी नहीं है और x जो है वो b में से भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर किसी एक में भी हो जाता तो वो x यूनियन में तो आ जाना था, तो यूनियन में नहीं है, इसका मतलब ना तो a में है ना b में है ना दोनों में है। ठीक है, अब ये देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ, x में तो है लेकिन a में नहीं है और x में तो है लेकिन b में नहीं है। ठीक है, लेकिन b में नहीं है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, x में है a में नहीं है तो x माइनस ए। ठीक है, एंड x में तो है लेकिन b में नहीं है तो ये आ जाएगा। तो एंड की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये देखिए ये हमने साबित करवा दिया कि ये इसका सबसेट है। ठीक है, यानी कि ये वाली चीज़ हमने साबित करवा दिया कि x माइनस ए यूनियन बी जो है इज ए सबसेट ऑफ x माइनस ए और इंटरसेक्शन x माइनस बी। ठीक है, अब हम यहाँ पे दूसरा पार्ट जो है वो शो करवाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम डी मॉर्गन्स लॉ का अब हम इस वाली चीज़ को उठाएंगे और हम साबित करेंगे इसका एलिमेंट है। यानी कि अब हमने एक एलिमेंट y ले लिया इस वाले का, x माइनस ए और इंटरसेक्शन x माइनस बी। तो इसका मतलब क्या है कि y बिलोंग करता है x माइनस ए में से एंड y बिलोंग करेगा x माइनस बी में से। ठीक है, इसका मतलब है y बिलोंग करेगा x में से लेकिन y a का एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि y बिलोंग करेगा x में से लेकिन y जो है वो b का एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, ये बाय डेफिनेशन लेके चल रही हैं चीज़ें। अब ये देखें, ये y x में से है, y x में से है, a में से नहीं है, b में से नहीं है। तो यहाँ से हमें पता चल गया y x में से है। ठीक है, y x में से है और y a और b में से नहीं है। ठीक है, x में से तो लाजमी होगा या a b में से नहीं होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा a में से नहीं है और b में से नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा y x से बिलोंग कर रहा है और a और b में से नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, a में से भी नहीं है, b में से भी नहीं है, तो इंटरसेक्शन हम यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे आएगा यूनियन। यूनियन क्यों आएगा, क्योंकि a में भी नहीं है, b में भी नहीं है, ना a में होगा ना b में ना दोनों में, तो इसका मतलब है कि उनके यूनियन में भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये कंसेप्ट यहाँ पे डिफ़िकल्ट है, इसको समझिएगा। देखिए मैंने इंटरसेक्शन क्यों नहीं यूज़ किया, इंटरसेक्शन यूज़ करता अगर कोई एलिमेंट ए में ना हो बी में हो। ठीक है, तो फिर भी वो इस तरह बन सकता है। ठीक है, इस तरह बन सकता है। तो मैंने यूनियन इस वजह से यूज़ किया क्योंकि मैंने शो करवाना था ए में भी नहीं है बी में भी नहीं है। ठीक है, यूनियन में दोनों के एलिमेंट आते होते हैं ना, इस वजह से। ठीक है, जो कॉमन है या कॉमन नहीं है दोनों के आते हैं इस वजह से। तो यहाँ से साबित हो गया कि एक्स में है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसको बंद कर दिया, एक्स के वो एलिमेंट्स जो कि इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा साबित हो गया कि वाई इसका एलिमेंट था और वाई इसका भी एलिमेंट आ गया है। यानी कि ये वाली चीज़ जो है, ये वाली चीज़ सबसेट है इसका। यानी कि एक्स माइनस ए इंटरसेक्शन एक्स माइनस बी जो है ये सबसेट है किसका, इस वाले का। ठीक है, इस वाले का। तो हैंस ये भी चीज़ प्रूव हो गई, हैंस ये भी चीज़ हो गई। इसको हम बाय 1 2 का नाम दे देते हैं। इन दोनों से हमने रिजल्ट निकाल लिया कौन सा, तो मैं यहाँ पर रिजल्ट ही लिख देता हूँ, फाइनल रिजल्ट कि एक्स माइनस ए यूनियन बी जो है ये इक्वल आ गया एक्स माइनस ए और इंटरसेक्शन एक्स माइनस बी। ठीक है, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। डी मॉर्गन्स लॉ को हमने प्रूव कर दिया। इसी तरह आप सिमिलर दूसरा करिएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है गिवन 2 एलिमेंट्स ए एंड बी ऑफ अ सेट ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स सेट में से हमने 2 एलिमेंट लिए हैं ए और बी।
ए और बी हमने दो एलिमेंट लिए हैं किससे, एक्स सेट में से, ठीक है। वो कहता है कि हम ऑर्डर्ड पेयर डिफाइन करवाने लगे हैं, डिफाइन एन ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ये देखें, वो कहता है कि ऑर्डर्ड पेयर को हम ए कोमा बी से रिप्रेजेंट करेंगे और ये इस तरह का सेट होगा जिसमें पहला सेट सिंगलटन होगा और दूसरा हमारे पास दो एलिमेंट्स वाला सेट होगा, ठीक है। ये हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर होता है। इसमें कहता है अब देखें अपने आप से मैं लिखने लगा हूँ, अगर सी डी के लिए लिखना हो मैंने तो सी डी के लिए कौन सा होगा, ये वाला होगा सी, और डी के लिए सी डी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास, अब वो कहता है कि इसमें जो ए है ना, ए है, ए को हम कह सकते हैं फर्स्ट कंपोनेंट कह सकते हैं या फिर फर्स्ट कोऑर्डिनेट कह सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह अगर बी की बात करें तो बी हमारे पास सेकंड कंपोनेंट होगा या फिर सेकंड कोऑर्डिनेट होगा, ठीक हो गया। अब देखें वो कहता है कि अगर मैं कह दूं ए बी बराबर है सी डी के, ए बी बराबर है सी डी के, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ए बी यानी कि ये वाली कीमत इसके बराबर ए बी इक्वल आए सी और सी डी के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये पहली चीज़ पहले वाले के इक्वल होगी और दूसरी वाली चीज़ दूसरे वाले के इक्वल होगी, ठीक है। अगर हम इसको लेके चलें तो पहली चीज़ पहले वाले के इक्वल यानी कि ए सेट है सी वाले सेट के इक्वल आ जाएगा और ए बी ये वाला सेट है इस दूसरे वाले के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ये सी डी के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से दो सेट आपस में इक्वल हैं तो इनके एलिमेंट्स इक्वल होंगे और यहाँ से दो सेट इक्वल है तो ए के इक्वल है, तो ज़ाहिर सी बात है कि ए के इक्वल है, यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया, तो बी जो है वो डी के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला कि ए बी जो है वो सी डी के उसी वक्त इक्वल हो सकता है जब ए सी के इक्वल हो और बी जो है वो डी के इक्वल हो, ठीक है, यानी कि ए बी के इक्वल हो ए सी के इक्वल हो बी डी के। अब आप कह सकते हैं कि इनकी तरतीब चेंज करके देखते हैं, ठीक है। या देखें ना कि ये भी तो सेट के एलिमेंट ही है ना ए बी, तो हम बी पहले लिख लें ए बाद में या डी पहले लिख लें सी बाद में, या आप ये भी कह सकते हैं कि ये भी तो एलिमेंट्स ही है ना, यानी कि ये पूरा सेट भी तो एलिमेंट्स ही हैं, इनकी अगर हम तरतीब चेंज करके देखते हैं तो चलिए जी मैं तरतीब चेंज कर देता हूँ। यानी कि अगर हमने देखना हो कि ए बी इक्वल है डी सी के नहीं, ठीक है, ये हमने चेक करना हो कि ये इसके भी इक्वल होता है कि नहीं, यानी कि हम इसकी तरतीब भी चेंज कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। ए बी जो है ये डी सी के इक्वल भी आ सकता है कि नहीं, तो ये देखें ये ए की जगह ए आ जाएगा, बी की जगह ए बी, यानी कि इस तरह आ जाएगा। इसकी वैल्यू मैंने यहाँ से पुट की, अब इसकी वैल्यू देखें तरतीब चेंज करने लगा हूँ तो अब पहले डी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अब सी डी, ठीक है ना। अब डी सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डी सी आ जाएगा, डी सी इक्वल आ जाएगा। तो ये भी आपस में उस वक्त ही इक्वल होंगे जब ए डी के इक्वल होगा बी सी के इक्वल होगा, वगैरह ये आपस में इक्वल है नहीं हो सकते, ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक और कंडीशन ये आ जाती है कि क्या ए बी जो है ये बी ए के इक्वल है कि नहीं, ठीक है, ए बी जो है वो बी ए के इक्वल है कि नहीं। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये आ जाएगा ए बी इस तरह, और ये वाली चीज़ हमारे पास बन जाएगी बी सेट और ये हमारे पास बन जाएगा बी ए, ठीक है। तो इसमें देखें ए जो है वो बी के इक्वल आना चाहिए और ए बी के इक्वल है तो बी ए के इक्वल हो, ये दोनों चीज़ें उसी वक्त आपस में इक्वल होंगी जब ए और बी जो है वो सेम हो। अगर ए और बी सेम नहीं है तो हम कहेंगे कि ए बी आपस में इक्वल नहीं है, ठीक हो गया। ये दोनों उसी वक्त आपस में इक्वल होंगे अगर ए बी के इक्वल हो, अगर ए बी के इक्वल नहीं है तो हम इनकी तरतीब जो है वो उलट नहीं कर सकते, यानी कि 2,3 जो है ये नॉट इक्वल टू 3,2 होगा, ठीक है। तो 2,3 ही हमेशा 2,3 के इक्वल होगा, ठीक है। ये ऑर्डर्ड पेयर में तरतीब जो है ये मैटर करती होती है। अब अगर हम यहाँ पे जाके थोड़ी सी ना तरतीब उल्टा दें, ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे पंगा करते हैं, यानी कि ये देखें यहाँ पे अब थोड़ा सा पंगा कर लेते हैं। मैं कहता हूँ कि नहीं, इसको हमने ऐसे ही रहने दिया, ठीक है, इसको हमने ऐसे ही रहने दिया, इसकी हमने तरतीब चेंज कर दी, यानी कि इसमें सी कोमा डी पहले लिख लेते हैं और फिर सी जो है वो बाद में लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें ए सेट इसके इक्वल यानी कि ए सेट इक्वल आ जाएगा सी डी का इक्वल, और यहाँ से ए बी सेट किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी सेट इक्वल आ जाएगा सी वाले सेट के इक्वल, यहाँ से ए सी के इक्वल और ए डी के इक्वल, ठीक है, ए डी के इक्वल, यहाँ से ए सी के इक्वल, बी जो है वो सी के इक्वल होगा यहाँ। तो यहाँ पे देखें तो ए किसके इक्वल है, ए इक्वल है सी के, सी इक्वल है ए के, ए इक्वल है डी के, और ए यहाँ से देखें ए सी के इक्वल, ए डी के इक्वल, ए सी के इक्वल, बी सी के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से किसके इक्वल आ गया, देखें अगर
तो ए सी के इक्वल होगा और सी जो है वो ए के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे देखें तो ए डी के भी इक्वल है और सी जो है ये बी के भी इक्वल है, यानी कि सी जो है वो बी के भी इक्वल है। तो ये तरतीब उसी वक्त हम उल्ट कर सकते हैं जब सारे एलिमेंट्स आपस में इक्वल हों, ए बी के, बी सी के, सी डी के। ये देखें ना, ए सी के इक्वल है, सी बी के इक्वल है और ए जो है वो डी के भी इक्वल है। ठीक है, तो ये तरतीबें हम उसी वक्त उलट कर सकते हैं, यानी कि ए कोमा बी को हम बी कोमा ए या ए कोमा बी को हम इसी वक्त लिख सकते हैं जब ए बी के इक्वल हो, यानी कि ए बी के इक्वल हो, बी ए के इक्वल हो। और अगर इस तरह है तो ये इसी वक्त लिख सकते हैं जब ए सी के इक्वल हो, बी डी के इक्वल हो। और अगर हम कहते हैं कि ये भी आपस में इक्वल है और ये भी आपस में इक्वल हो तो फिर सारे एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, ये सारी कंडीशंस मैंने फुलफिल करवा दी। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ होगी। हाँ, याद रखें ए कोमा बी जो है ये इक्वल होगा बी कोमा ए, लेकिन ए बी जो है ये नॉट इक्वल है ए कोमा ए। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा। इस कोर्स के रिलेटेड बाकी लेक्चर्स देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।